जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में एक नई वीडियो में। जैसा कि मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए भारतीय इतिहास की क्लासेस शुरू की थी। अभी तक 6 क्लासेस हो गई थी। आज ये 7वीं क्लास है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए ये 7वीं क्लास है। सारे क्वेश्चंस वन लाइनर आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। बहुत बेहतरीन क्लास होगी, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। ज़रूर आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे और बहुत आप लोगों को हेल्प भी मिलेगी। ये क्लास 7 है भारतीय इतिहास की और आज का टॉपिक है गुप्त वंश। आज का टॉपिक है गुप्त वंश, जो कि हमारे पिट की परीक्षा में पूछा जाना है। बेहतरीन क्लास होगी, शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। तो गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ, कहाँ पर हुआ? तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय है वो 3री शताब्दी में, शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ये परीक्षा में आपको के मिल सकता है क्वेश्चंस कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। आगे देखेंगे, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। जो गुप्त वंश है इसका जो प्रथम महान सम्राट था, यानी पहला महान सम्राट जिसने ख्याति प्राप्त की, वो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त जो प्रथम है इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। और आगे देखेंगे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जीके जीएस में भी काफ़ी देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो समुद्रगुप्त है इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा इस बात को कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये दोनों क्वेश्चंस आप अच्छे से इनको याद रखिएगा, देख लीजिएगा इनको। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। और ये हरिसेन कौन था? जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है। हरिसेन ने किस प्रशस्ति लेख की रचना की है? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना हरिसेन ने की है। और ये हरिसेन कौन था? ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। और हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त था। जो परम भागवत की उपाधि है, इस उपाधि को धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? वो समुद्रगुप्त था। जो समुद्रगुप्त है वो गुप्त वंश का पहला ऐसा सम्राट था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। फिर इसके बाद समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि चीनी यात्री फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया? तो अब याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, इसके शासनकाल में फाहियान जो कि
एक चीनी बौद्ध यात्री था वो भारत आया। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चलिए आगे देखेंगे, अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी और इस मंडली को क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था, जिसे नवरत्न कहा जाता था। चूँकि 9 विद्वान थे तो विद्वान रत्न हो गए और 9 नवरत्न, 9 विद्वान नवरत्न कहे जाते थे। इसमें भी महाकवि कालिदास इनमें अग्रगण्य हैं। महाकवि कालिदास इनमें अग्रगण्य हैं। कालिदास का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, वो कौन से कवि हैं जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो वो कवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और अगर पूछे कि कालिदास किसके नवरत्नों में से एक थे तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास जो नवरत्न रहते थे उनमें से एक थे। आगे देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, याद रखिएगा आप कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जरूर याद रखिएगा। आगे देखेंगे, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। पुनरुद्धार का मतलब ये होता है कि पहले किसी ने बनवाई होगी, उसमें डेंटिंग पेंटिंग का काम जो है वो स्कंदगुप्त ने किया। तो याद रखिएगा इसकी सुदर्शन झील है कहाँ पर? गिरनार पर्वत पर स्थित है और इसका पुनरुद्धार किसने किया? स्कंदगुप्त ने किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। ये भी आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे कि अंतिम गुप्त शासक कौन था, तो उसका नाम है विष्णुगुप्त। चलिए आगे देखते हैं, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है। एरड़ अभिलेख किसने लिखवाया था? एरड़ अभिलेख लिखवाया भानुगुप्त ने। और इसी एरड़ अभिलेख से पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है। और सती कौन हुआ था? इसमें किसके सती होने का वर्णन है एरड़ अभिलेख में? भोजराज की मृत्यु पर, राजा जो भोजराज थे उनकी मृत्यु पर उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी कि पहले बार सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है, जिसमें भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। क्लियर? आगे देखेंगे, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र ग्रंथ विश्व का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में ये जो है पंचतंत्र पूछा जाता है कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। तो आज से बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित एक ग्रंथ है जो कि गुप्त काल में लिखा गया था। बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है और परीक्षाओं के लिए भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। अलग अलग परीक्षाओं में ये रचना पता नहीं क्यों आयोग इतनी बार परीक्षा में पूछता है, बहुत बार देखने को मिलती है। आप इसको आज से बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा कि पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन तो आपको भूलना ही नहीं है। अब आगे देखते हैं, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की खोज की थी, इन्होंने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने इसमें डला दिया है। आगे देखते हैं, संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। जो गुप्त राजा थे उनकी शासकीय भाषा कौन सी थी? तो याद रखिएगा संस्कृत। गुप्त राजाओं की
शासकीय भाषा संस्कृत थी। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं आपकी पिट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो जो मंदिर बनाने की कला है उसका विकास किस काल में हुआ? तो उसका विकास गुप्त काल में हुआ। याद कर रखिएगा ये क्वेश्चन कि मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। आगे देखेंगे। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को। जो गुप्त काल है इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपकी परीक्षा में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। सबकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है ना। आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से भी देखने को मिलेगा कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। अलग अलग आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि गुप्त काल जहाँ पर मंदिर बनाने की शुरुआत हुई थी उस गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। और गुप्तकालीन कुछ प्रसिद्ध मंदिर मैंने नीचे लिख दिए हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। पहला मंदिर है दशावतार मंदिर जो कि ईंटों द्वारा निर्मित है। दशावतार मंदिर जो कि ईंटों द्वारा मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? देवगढ़ में, ललितपुर उत्तर प्रदेश में। देवगढ़ जो कि ललितपुर जिले में है और उत्तर प्रदेश राज्य में है। दशावतार मंदिर ये ईंटों द्वारा बना हुआ है, ललितपुर जिला है उत्तर प्रदेश राज्य का, और स्थान कौन सा है? देवगढ़। आगे देखते हैं दूसरा मंदिर लक्ष्मण मंदिर। ये भी ईंटों द्वारा बना हुआ है, ये बहुत पूछा जाता है ये भी परीक्षाओं में। इसे भीतरगांव मंदिर भी कहते हैं। इस लक्ष्मण मंदिर को भीतरगांव मंदिर भी कहते हैं चूँकि ये भीतरगांव में है स्थित है। ये भी ईंटों द्वारा बना हुआ है और कानपुर जिले में है, कानपुर नगर जिले में है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले में भीतरगांव नामक स्थान पर लक्ष्मण मंदिर जो कि ईंटों द्वारा निर्मित है ये बना हुआ है, और लक्ष्मण मंदिर को भीतरगांव मंदिर भी कहा जाता है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा कि लक्ष्मण मंदिर जो लक्ष्मण मंदिर है इसे ही भीतरगांव मंदिर भी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें दोस्तों के पास ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके, और अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दिया करें। और ऐसी बेहतरीन क्लास पाने के लिए हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। आपको बहुत ही बेहतरीन मैटर आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी तो शुरुआत है चैनल की। और जो पीछे अभी तक 6 क्लासेस हुई हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डला दूंगा, उनको भी आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। ज़रूर आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अंत में इतना कहूँगा, अपने माता पिता, अन्नदाता और जवानों का सम्मान करें। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।